हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजन प्रोफेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अगस्त कॉम्प को लेकर बात करने वाले हैं। इनके महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर बात करने वाले हैं। इनका जो चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, प्रत्यक्षवाद, उन सब पे बात करने वाले, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म जो है, अगस्त कॉम्प का जन्म जो है 1798 को हुआ। ठीक है, फ्रांस में। कहाँ जन्म हुआ था? फ्रांस के कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये समाजशास्त्र, सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप से 19वीं सदी में देखने को मिलता है। जो और कौन किया था? इन्होंने ही किया था। जो सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप से अध्ययन देखने को मिलता है 19वीं सदी में, शताब्दी में, वो अगस्त कॉम्ट की ही देन है। ठीक है, ये दोस्तों एक दार्शनिक और समाजशास्त्री भी हैं। ठीक है, और इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी। इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी है। ठीक है, ये अग्रणी विचारक हैं समाजशास्त्र के। कौन ही जो है, यही प्रथम विचारक, सामाजिक विचारक थे जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के जो अध्ययन क्षेत्र से कल्पना या अटकलपूर्ण विचारों को दृढ़ता से निकाल फेंककर वैज्ञानिक अध्ययन करने, वैज्ञानिक तथ्यों से सींचा, वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात किया। जैसे पहले वैज्ञानिक है, ऐसे पहले समाजशास्त्री हैं, सामाजिक विचारक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको अगस्त काम्ट को जो है समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगस्त काम्ट का प्रत्यक्षवाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं कि है क्या, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा समाजशास्त्र के जनक माने जाने वाले अगस्त काम्ट ने अपने समाज के विकास के संबंध में प्रतिपादित किया। जो उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, ये समाज के विकास के संबंध में इन्होंने इसकी अवधारणा दी है। अगस्त, इनके अनुसार जो है दोस्तों, जब धरती पर मानव आया तो समाज भी आया। जिस प्रकार मानवों ने बौद्धिक विकास के आधार पर जो विकास हुआ मानवों का, आदिम मानव से सभ्य मानव, ये यहाँ पे सभ्य मानव होगा, आदिम मानव से सभ्य मानव तक का विकास विभिन्न स्तरों में किया, उसी प्रकार समाज भी जो है दोस्तों, समाज का भी बौद्धिक विकास जो है एक स्तर से दूसरे से तीसरे स्तर में हुआ है। इनका मानना है एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में, इस तरीके से जो है विकास हुआ है समाज का भी। इसी तरीके से मानवों का भी विकास हुआ है, व्यक्तियों का भी विकास हुआ है। इस तरीके से अगस्त का बताते हैं। अगस्त इसे जो है दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है रिलेट करते हैं धार्मिक। पहला जो स्तर बताते हैं ये धार्मिक स्तर, दूसरा जो स्तर बताते हैं तात्विक स्तर, तीसरा जो बताते हैं दोस्तों ये प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। ठीक है, पहला कहते हैं कि धार्मिक स्तर था, ज्यादा विकास नहीं हुआ था मनुष्यों का, उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ था, समाज का विकास नहीं हुआ था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ, तो फिर उसके बाद तात्विक स्तर आया, तात्विक स्तर में से फिर थोड़ा और विकास हुआ, तो फिर उसके बाद प्रकार प्रत्यक्षवादी स्तर आया। इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, इस जो ये सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत को चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं। चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगस्त काम्ट के चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त काम्ट ने समाज के विकास के 3 स्तरों को प्रतिपादित किया है। अभी हमने पहले भी बात किया, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। ठीक है, पहला जो धार्मिक स्तर था, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर। इसमें क्या था, केवल धर्म की बात करते हैं, इसमें धर्म की बात होती है, ईश्वरी सब कुछ होता है, ईश्वर के सभी घटनाओं का जिम्मेदार हम ईश्वर को भी मान लेते हैं। ठीक है, और ये तात्विक स्तर में थोड़ा सा हमारा बौद्धिक विकास होता है, तो हम धर्म और विज्ञान दोनों को लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद प्रत्यक्षवादी स्तर में हमारा पूर्णतः बौद्धिक विकास होता है, तो हम बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से घटनाओं का अध्ययन करने लगते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग दोस्तों।
अगस्त क्रांति ने समाज के विकास के पहले स्तर को, जो पहला स्तर था, जो विकास का पहला स्तर था दोस्तों, उसको धार्मिक स्तर कहते हैं। ठीक है, इसे धार्मिक स्तर का समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो बौद्धिक विकास था बहुत कम था। अभी हमने बात किया बौद्धिक विकास बहुत ही कम था, इसलिए इसको धार्मिक स्तर कहते हैं। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का कारण वो धर्म या ईश्वर को मान लेता था। अभी हमने बात किया था ना, समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का जो कारण था उसको धर्म या ईश्वर को मान लेता था। क्योंकि विकास, बुद्धि का विकास जो धीरे धीरे कई स्तरों में होता है, इसलिए धार्मिक स्तर के समाज का भी विकास कई उप स्तरों में हुआ है, धार्मिक स्तर के समाज का विकास। ठीक है, मानव का जब विकास हुआ, थोड़ा विकास हुआ तो धार्मिक स्तर में ही था, लेकिन थोड़ा विकास हुआ तो पहले तो शुरू में जीवित सत्तावाद, बिल्कुल विकास नहीं था उसका, तो धार्मिक स्तर का पहला उपस्तर आया जहां व्यक्ति का बौद्धिक विकास नगण्य था, बिल्कुल विकास नहीं था। उस समय मानव किसी भी घटना का कारण जीवित सत्ता या अदृश्य सत्ता को मान लेता था, ईश्वर को मान लेता था। इस कारण से उस उपस्तर को कांट ने जीवित सत्तावाद या अदृश्य सत्तावाद भी कहा। ठीक है, और दूसरा आता है अवतारवाद। अवतारवाद को देख लेते हैं दोस्तों। जब ये इसमें क्या होता था, जब व्यक्ति का विकास, बुद्धि का विकास थोड़ा और अधिक हुआ, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, तो उसने अपने आसपास अपने से विभिन्न वस्तुओं को देखा। जब वो एक्सप्लोर किया तो जब उसकी नीड बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो अपने आसपास भिन्न वस्तुओं को देखा, तो उस वस्तुओं को अदृश्य सत्ता का अवतार मान लिया। जिस वस्तुओं को देखा उससे अदृश्य सत्ता का अवतार मान लिया। एक समाज के विकास का दूसरा उपस्तर आया जिसे अवतारवाद का युग कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जब मानव की बुद्धि का विकास और अधिक हुआ तो उसमें नैतिकता का विकास हुआ थोड़ा। ठीक है, तो मनुष्य ने यौन स्वेच्छाचारिता जैसी अनैतिक नियमों का त्याग किया और कुछ नैतिक नियमों का विकास किया। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग फैमिली में पढ़े होंगे, फैमिली में, ठीक है, तो फैमिली में क्या है दोस्तों कि बेकोफैन और मोर्गन परिवार बताते हैं परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी बात करते हैं। तो वहां दोस्त यहाँ पे क्या था कि जब शुरुआत में मनुष्य क्या था, झुंड में रहता था, झुंड में जानवरों की तरह रहता था। ठीक है, इस तरीके से एक झुंड में लोग रहते थे, ऐसे यह मनुष्य इस तरीके से रहता था। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी झुंड से ही करता था, इसी झुंड से ही। यौन स्वेच्छाचारिता जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अपने इस झुंड में ही कर लेता था, इस झुंड में ही लोग कर लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब इनके बुद्धि का थोड़ा विकास हुआ तो ये क्या करने लगे, इस जो अनैतिक नियम था इसको त्याग दिया, ठुकरा दिया इन्होंने क्या किया, इस यौन स्वेच्छाचारिता की जो यौन इच्छाओं को अपने एक दूसरे समूहों से पूरा करने लगे। इस समूह से पूरा करने लगा, इस समूह से, यह समूह इस समूह से, इस तरीके से जो है आपस में एक समूह दूसरे समूह से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर लेता था, दूसरा समूह दूसरे समूह से। ठीक है, इस तरीके से विकास हुआ इनका। समूह परिवार बनाकर रहने लगा, सभी समूह के लोग अलग अलग देवता मानने लगे। ये जो समूह थे दोस्तों, ये अपना अलग अलग देवता मानने लगे, ये लोग उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, इनका एक अलग ही टोटम था, एक अलग ही पवित्र वस्तुएं होती थी, इन सभी की अलग अलग होती थी पवित्र वस्तुएं। ठीक है, कोई किसी पेड़ को अपना टोटम मान लेता था, कोई किसी जीव को अपना टोटम मान लेता था, कि जानवर को टोटम, इस तरीके से सबकी पवित्र वस्तुएं हो गई। ठीक है, थोड़ा विकास हुआ उनका बुद्धि का, तो उनके देवताओं का निर्माण हुआ। इसलिए इस उपस्तर को दोस्तों बहुदेववाद कहा जाता है, इस उपस्तर को बहुदेववाद कहा जाता है। ठीक है, जब मानव की बुद्धि का विकास और अधिक हुआ तब वह मानने लगा कि ईश्वर एक है। थोड़ा बुद्धि का विकास और हुआ तो मानने लगा ईश्वर एक है, वही ईश्वर ही समाज के घटने वाली सभी घटनाओं का कारण है। उसी ईश्वर के कारण ही समाज में जितनी घटनाएं घटती हैं उसी कारण ही घटती है। ठीक है, इसलिए चौथे उपस्तर को एकेश्वरवाद कहा गया, एकेश्वरवाद।
यह धार्मिक स्तर की चरम सीमा थी दोस्तों। यह धार्मिक स्तर यह लास्ट था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति यहाँ घटने वाली घटनाओं को ईश्वर से जोड़ता था और यही समाज के विकास का पहला स्तर भी है। जो ये जो उप स्तर है केशवरवाद का, ये लास्ट स्तर था मानव की बुद्धि के विकास का, ठीक है, लेकिन ये समाज के विकास का पहला स्तर था। इस धार्मिक स्तर में ये एक केशवरवाद का जो उप स्तर है लास्ट था। फिर उसके बाद जो है थोड़ा और बुद्धि का विकास होता है तो तात्विक स्तर आता है। जैसे ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास और अधिक हुआ तो वह तर्क वितर्क करने लगा। जब वो तर्क वितर्क करने लगा तब वो किसी घटना कारण सीधे ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है, तब वो क्वेश्चन करता था, प्रश्न पूछता था, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसकी बुद्धि का विकास इतना भी नहीं हुआ था कि वो घटना के कारण को समझ पाए। इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि नहीं, इसका जो संबंध है सीधे ईश्वर से नहीं है, इसका जो कारण है घटना का सीधा ईश्वर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं पता कर पाता था इसका जो मेन कारण है वो है क्या। जब वो घटना के कारण को नहीं समझ पाता था तो फिर पुनः हार कर वो ईश्वर को ही घटना का कारण समझ लेता था। कि अब उसको समझ में नहीं आता था कि नहीं इसका घटना कारण है क्या, तो फिर उसको अंततः फिर क्या होता है ना, मानना पड़ता था कि नहीं ईश्वर ही इस घटना का कारण है। इस स्तर को तात्विक स्तर का या मेटाफिजिकल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ धर्म और विज्ञान दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, यही अंतर है। धार्मिक में क्या था कि केवल धर्म था, धर्म, ठीक है, धार्मिक में। और यहाँ पे तात्विक में दोस्तों दोनों है, धर्म विज्ञान दोनों है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति क्वेश्चन भी कर रहा है, थोड़ा सा विकास हो चुका है उसकी बुद्धि का। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब व्यक्ति की बुद्धि का विकास और हो गया तो वह घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने लगा। जब वो थोड़ा बुद्धि का विकास उसके और हुआ तो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने लगा। तब वो धर्म की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल पूर्णतः धर्म की सत्ता को पूर्णतः अस्वीकार कर देने लगा। घटना मूल कारण जो है, घटना के कार्य कारण को मानने लगा, जो घटना के कार्य कारण को उसका मूल कारण मानने लगा, वैज्ञानिक अध्ययन करने लगा, जिसे विज्ञानवाद कहा गया, जिसे विज्ञानवाद या प्रत्यक्षवाद कहा गया, ठीक है दोस्तों। कांट ने इसे प्रत्यक्षवादी स्तर का समाज कहा। प्रत्यक्षवाद में अध्ययन कई पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्यक्षवाद को और डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं, अभी एक एग्जांपल है, बहुत अपने एग्जांपल से भी समझेंगे चीजें क्या है, अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा है आपको तो। प्रत्यक्षवाद अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, तर्क वितर्क, वर्गीकरण। कांट के समाज के विकास के 3 स्तरों को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसके द्वारा हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल स्पष्ट। एक सामाजिक घटना है कि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है, ठीक है। एक सामाजिक घटना हुई, कोई व्यक्ति जहर खाकर मर गया, ठीक है। तो जब उस घटना को धार्मिक स्तर का व्यक्ति, जब घटना जो धार्मिक स्तर का व्यक्ति है वो कहेगा ईश्वर की इच्छा थी इसलिए मर गया, ईश्वर चाहता था इसलिए उसको अपने पास बुला लिया। तात्विक स्तर वाला व्यक्ति कहेगा कि घटना का मूल कारण सीधे ईश्वर को नहीं मानेगा वो, बल्कि कहेगा यह कैसे मर गया, यह व्यक्ति कैसे मर गया, क्यों मर गया। वह किसी सामान्य कारण को खोजने का प्रयास करेगा, एक सामान्य कारण खोजने का प्रयास करेगा, ठीक है। और फिर वही चीज थोड़ा सा तात्विक स्तर धार्मिक स्तर को मुटफाई तरीके से पेश करेगा, मुटफाई करेगा कि अब थोड़ा सा बुद्धि विकास तो हो ही गया है, तो फिर वो कहेगा कि अलगाव और मिलन ईश्वर के 2 नियम हैं। एक समय पर व्यक्ति धरती पर आता है, तो ईश्वर भेजता है, फिर ईश्वर उसको बुला लेता है एक समय के बाद, इस तरीके की बात करेगा वो। अब प्रत्यक्षवादी स्तर का व्यक्ति घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, उसका अवलोकन करेगा, निरीक्षण परीक्षण करेगा, तर्क वितर्क करेगा उस पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो ये सब सारी चीजें करने के बाद कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यक्ति जहर खा लिया इसलिए मर गया, इसके शरीर में पॉइजन हो गया इसलिए मर गया,
इसके इसकी कोशिका तंत्र काम करना बंद कर दिया, इसलिए मर गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आज देख लेते हैं जो कांट ने समाजशास्त्रियों को समाज की घटना का यथार्थ या स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्षवादी विचारधारा प्रस्तुत किया। ये प्रत्यक्षवादी विचारधारा क्यों प्रस्तुत किया उन्होंने कांट ने? ताकि समाज की घटना का यथार्थ स्वतंत्र अध्ययन किया जा सके। जो घटना है वो घटना बिल्कुल सही रूप से कि हाँ जो घटी है उसी तरीके से उस घटना का अध्ययन किया जा सके और स्वतंत्र अध्ययन किया जा सके, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। अगस्त कांट को दोस्तों प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, इसके 6 वॉल्यूम थे। पहला जो था 1830 में लिखा गया, प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1842 में, छठा वॉल्यूम था वो 1842 में प्रकाशित हुआ था, लास्ट। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, इसमें भी 4 वॉल्यूम थे। ठीक है, पहला 1851 में और जो फोर्थ था 1854 में। ठीक है, और कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन, इसमें क्या दोस्तों, इसमें भी उन्होंने यही प्रत्यक्षवाद और सारी चीजों का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, 1891 में प्रकाशित हुई थी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की उन्होंने। प्रत्यक्षवाद के बाद इन्होंने मानवता की बात की। ठीक है, इस तरीके से नैतिकता की बात की इन्होंने। फिर लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, द पॉजिटिव फिलोसफी दोस्तों 1853 में लिखी, ये प्रकाशित हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर सोशियोलॉजी के बिगनर्स हैं आप तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप तक वीडियो लाता रहूंगा और आसानी से समझाने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।